Hello students, welcome back to my YouTube channel KS Chem Class and I'm your chemistry tutor Kirti Sharma. So as you know हम क्लास 12 का चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर रहे थे जिसमें हम कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स एंड आइसोमेरिज्म एज वेल. सो आज की जो वीडियो है इट इज़ अबाउट द बॉन्डिंग थ्योरीज. वी हैव मेजरली 3 बॉन्डिंग थ्योरी, वर्नर थ्योरीज, VBT एंड द थर्ड वन इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 थ्योरीज डिस्कस करेंगे, वर्नर एंड VBT. अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. गो एंड लाइक द वीडियो, प्लीज़ वॉच द वीडियो, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट वी स्टार्ट. बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. द फर्स्ट थ्योरी इज वर्नर्स थ्योरी. ये बहुत बेसिक थ्योरी थी इन विच जो थ्योरी गिवन थी by Alfred Werner, who was a Swiss chemist, first to formulate idea about the structure of coordination compound. Starting में coordination compound के structure कैसे होते हैं, how they are linking together, it was not known. So he proposed major postulates as coordination compounds show 2 types of valencies or the linkages. They are primary valency and secondary valencies. और 2 तरह की linkage हैं, primary and secondary. जो primary valencies या प्राइमरी लिंकेजेस होती है आयनाइजेबल होती हैं एंड सेटिस्फाई द नेगेटिव आयंस. देखो ये जनरली जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है ना, ये जनरली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, इन्हें आप आयंस में नहीं तोड़ सकते हैं. एंड दीज आर सेटिस्फाइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस. और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है ना, ये इक्वल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के एंड दे आर फिक्स. जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, मेटल है और लिगेंड्स है आपके पास 6 लिगेंड्स है तो मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है. और जो लिगेंड्स है ना जो अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के, दे आर नॉट आयनाइजेबल, ये आयोनाइज नहीं हो सकता है. लेकिन अगर बाहर कोई काउंटर आयन प्रेजेंट है, दिस काउंटर आयन कैन बी आयनाइजेबल. सो दिस वुड बी द प्राइमरी वैलेंसीज एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम. और थर्ड उसने बताया था that the ions of group bound by a secondary linkage they give a characteristic spatial arrangement. For example, they could be octahedral, tetrahedral, square planar. It depends on the how many ligands are present to the metal atom and in which spatial manner. So for example, COCl NH3 whole 5 ligands and 1 chlorine, so total 6 ligands hai. Similarly in the other complex 2 chlorine and 4 NH3, so 6 ligands यहाँ पे भी हैं. तो इन दोनों का जो ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, वाइल NiCO4 टेट्राकार्बोनिल निकल एंड टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट. ये जो है आपके पास निकल वाला टेट्राहेड्रल एंड प्लैटिनम वाला कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है. ठीक है, दोनों का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है. तो these were the major postulate. पहला 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी आयनाइजेबल है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल है, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. एंड द फोर्थ वन इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट होती है. अब इसके बेसिस पे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं. ही फॉर्मुलेटेड दैट, उसने ये सब चीज़ें कैसे फॉर्मुलेट की. इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया इट वॉज फाउंड दैट 1 मोल ऑफ, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में अरेंज नहीं है, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ओनली इन विच COCl3 6 NH3 आर प्रेजेंट. इट गेव अ येलो कलर. ठीक है, देन COCl3 5 NH3 इज प्रेजेंट, इट गिव अ पर्पल. NH3 जो अमीन्स है वो कम होते जा रहे हैं एंड दे आर गिविंग डिफरेंट कलर्स. एंड द सेम 1 मोल कंपाउंड डिफरेंट मोल्स ऑफ AgCl. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हमारे पास लिगेंड्स थे वो आयनाइज नहीं हुए. ठीक है, बाहर वाले आयनाइज हो रहे थे. कैसे? व्हेन वी रिएक्ट दिस COCl3 6 NH3. अब देखो 3 क्लोरीन है और 6 NH3 है, मतलब 9 हो गए. तो 9 लिगेंड्स नहीं है. ठीक है, मैक्सिमम कोबाल्ट जो है वो जनरली 6 लिगेंड्स का कॉम्प्लेक्स बनाता है. अब 6 लिगेंड्स कैसे हैं? पॉसिबिलिटी क्या क्या है 6 लिगेंड्स की हमारे पास? कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन अंदर हो सकते हैं और 3 अमीन भी अंदर हो सकते हैं. बचे हुए अमीन फिर बाहर ऐसा लगाएंगे, बट नो, बाहर वाला काउंटर आयन न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन NH3 न्यूट्रल है हमारे पास. ठीक है,
तो काउंटर आयन कभी न्यूट्रल नहीं होता, इट मे बी अ पॉजिटिव और इट मे बी अ नेगेटिव। सो सारे NH3 बाहर तो नहीं आएंगे, ये तो कंफर्म है। तो मतलब NH3 सारे कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। और अंदर आएंगे इस बात का कंफर्मेशन किससे हुआ, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज गिविंग 3 मोल ऑफ AgCl। कैसे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो काउंटर आयंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, मतलब आयंस में ब्रेकअप हो जाते हैं, तो दे कैन गिव रिएक्शंस विद रिएजेंट्स। सो इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला रहा होगा ना, वो ये रहा होगा, 3 क्लोरीन बाहर है, क्योंकि काउंटर आयंस कैन बी, ये काउंटर आयंस क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा, और 3 क्लोरीन हमारे पास कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए। जब क्लोरीन की रिएक्शन होती है किसके साथ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये क्या बना लेता है, AgCl। AgCl क्या है हमारा, वाइट PPD बन जाता है। तो एक क्लोराइड आयन 1 मोल AgCl देगा, और हमारे पास इसमें कितने दिख रहे थे, 3, तो इसीलिए इसने 3 मोल AgCl दिया। या फिर मैं इसको ऑपोजिट वे में कहूँ, क्योंकि इस कंपाउंड ने 3 मोल AgCl दिया, इससे हमें ये पता चला कि जो 3 क्लोरीन थे वो तीनों के तीनों कहाँ रहे होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, मतलब दे ऑल द 3 क्लोराइड शुड बी आयनाइजेबल। ठीक है, अब सेकंड में बोलता है सिर्फ 2 मोल AgCl मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ 2 ही क्लोरीन बाहर रहे होंगे जो कि AgNO3 से रिएक्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा, CO, एक Cl अंदर रहा होगा। ठीक है, NH3 और 2 Cl बाहर रहे होंगे। नेक्स्ट इज 1 मोल CuCl3 4 NH3 गेव 1 मोल Ag। अब देखो दोनों में ना एक एक मोल AgCl मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, और फॉर्मूला भी सेम है, बट कलर एक ग्रीन एक वॉयलेट है, ऐसा क्यों हुआ। चलो पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या रहा होगा, 1 मोल AgCl, मतलब कि आउट ऑफ 3 क्लोरीन 1 बाहर रहा होगा, बाकी 4 अंदर रहे होंगे। NH3 जो थे वो चारों के चारों अंदर हैं, और क्लोरीन 2 अंदर हैं, और बाहर सिर्फ 1 है। दोनों का फॉर्मूला यही है, बट एक ग्रीन और एक वॉयलेट क्यों है, बिकॉज इसमें क्या दिख रहा है, हमारे पास 2 क्लोरीन एक जैसे हैं, और ये हेक्साडेंटेट है, मतलब सॉरी ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या पॉसिबल होती है, सिस और ट्रांस आइसोमर। तो एक इसमें से कोई एक सिस रहा होगा और एक ट्रांस आइसोमर रहा होगा, बिकॉज सिस और ट्रांस होने से भी क्या हो जाता है, कलर्स डिफरेंट हो जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दीज एविडेंस वी कैन गेट टू नो कि काउंटर आयन कितने थे बाहर और कौन से थे। बट वी हैव सम डीमेरिट्स, हम वर्नर थ्योरी को एज अ फाइनल थ्योरी नहीं मान सकते, बिकॉज बहुत से इसके डीमेरिट्स है। फॉर एग्जाम्पल, वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो उसका आंसर नहीं एक्सप्लेन कर पाए। सेकेंड पॉइंट, वाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना स्पेस, कि वो एक्सिस से लिगेंड्स अटैच हो रहे हैं या विद इन द प्लेन अटैच हो रहे हैं, तो वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। थर्ड पॉइंट, वाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमेरिज्म भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, डायमैग्नेटिक है कोई कंपाउंड या पैरामैग्नेटिक है कोई कॉम्प्लेक्स, वाई इज इट सो। सो वी हैव लॉट ऑफ डीमेरिट्स, मेजर वर दीज, so that's why we have to move to the new theory. Okay, इसके बेसिस पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, in which we have to find out the secondary valencies of the given formula. यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, कॉम्प्लेक्स हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम सेकेंडरी वैलेंसीज, जनरली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, देखो PdCl2.4NH3 ये कितना मोल AgCl दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ AgCl व्हेन रिएक्टिंग विद AgNO3। अभी मैंने बताया कि AgNO3 1 मोल क्लोराइड रिएक्ट करेगा 1 मोल AgNO3 से, और क्या देगा, 1 मोल AgCl देगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लैटिनम के साथ पैलेडियम के साथ हाउ मेनी क्लोरीन, 2 क्लोरीन, और 2 मोल ऑफ AgCl भी मिल रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों क्लोरीन है ना वो दोनों बाहर रहे होंगे। तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, PD, all the NH3 should be inside, NH3 whole 4, और दोनों क्लोरीन कहाँ रहे होंगे, बाहर।
तो अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सेंट्रल मेटल एटम का। पैलेडियम 4 NH3 से अटैच है और चारों के चारों NH3 मोनोडेंटेट है, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PD वुड बी 4. Now in the second point it is says that निकल के साथ 2 क्लोरीन और 6 H2O हैं और AgCl कितना मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है. इसका मतलब दोनों के दोनों Cl बाहर रहे होंगे, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो NiH2O6 एंड द 2 क्लोरीन वुड बी आउटसाइड, बिकॉज यहाँ पे जो क्लोरीन है ना वो आयनाइज हो जाएगा एज अ Cl माइनस. 2 क्लोरीन 2 मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करेंगे तो कितने प्रोड्यूस करेंगे, 2 AgCl ही प्रोड्यूस करेंगे ना, वाइल जो NO3 है वो हमारा सोल्यूशन में रहता है एक्वस फॉर्म में. तो इसका मतलब दोनों के दोनों Cl बाहर रहेंगे तभी वो आयोनाइज हो पाएंगे, अगर अंदर रहेंगे तो आयोनाइज नहीं होंगे. तो अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का कितना है, निकल 6 H2O से अटैच है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 6. ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहा होगा. थर्ड सेज दैट PtCl4 2HCl, इसका हमारे पास देखो AgCl से रिएक्ट करने पे कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं. इसका मतलब ये जो दोनों 4 के 4 जो क्लोरीन है वो चारों के चारों अंदर ही रहे होंगे, ठीक है. सो जब चारों क्लोरीन अंदर हैं तो 4 क्लोरीन यहाँ से एंड 2 मोल HCl यहाँ से, तो टोटल हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है प्लैटिनम का वो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में कोबाल्ट Cl3 एंड 4 NH3, यहाँ पे AgCl कितने प्रेसिपिटेट हुए हैं, 1 AgCl प्रेसिपिटेट हुए हैं. इसका मतलब एक क्लोरीन बाहर रहा होगा, बाकी दोनों अंदर, क्योंकि अंदर वाले क्लोरीन आयोनाइज नहीं होंगे. तो NH3 4 एंड देन Cl2. अच्छा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है हमेशा, तो NH3 अमाइन जो है वो पहले आता है और क्लोराइड बाहर आए बाद में आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 यहाँ से 2 यहाँ से, दैट इज 6. लास्ट क्वेश्चन में PtCl2 2 NH3, यहाँ पे भी कितने हमारे पास मोल 0 मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों क्लोरीन अंदर रहे होंगे, बाहर कुछ भी नहीं होगा, नो क्लोरीन. सो Pt NH3 ट्वाइस एंड Cl2, ठीक है. सो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2 अमीन्स एंड 2 क्लोरिडोसिस, सो टोटल 4. So this is how we find out coordination number. This is based on the Werner's theory. इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट और है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स. कई बार इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या MCQ फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है. अब दोनों ही डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में ना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स होता है प्रॉपर रेशियो में. फॉर एग्जाम्पल डबल सॉल्ट मतलब वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट विच आर कंबाइंड टुगेदर. जैसे कार्नलाइट में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों का मिक्सचर है ये इन अ प्रॉपर रेशियो. सिमिलरली मोहर सॉल्ट, इट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट. पोटेशियम, इसमें भी क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिक्सचर होता है ये. They dissociate into simple ions completely when dissolved in water. For example, मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं. जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो Fe 2+ में टूट जाएगा, SO4 भी 2- में देगा हमें, NH4 अमोनियम आयन है ये पॉजिटिव अमोनियम में टूटेगा, SO4 अगेन सल्फेट अलॉन्ग विद द 6H2. तो हमारे पास यहाँ पे कितने आयन्स बने, एक Fe का, सल्फेट हमारे पास 2 हैं, सो 2 सल्फेट आयन्स रहेंगे. अमीन हमारे पास जो अमोनियम आयन्स है वो हमारे पास 2 हैं, सो 2 अमोनियम आयन्स हो गए. वाटर तो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट है वो, ठीक है. नाउ इन अ कॉम्प्लेक्स में देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, काउंटर आयन एंड द स्क्वायर एंटिटी वुड गिव द आयन्स. जैसे यहाँ पे हमारे पास 4K+ बन गया, आगे वाला ना तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, सो इट वुड गिव FeCN6 4-, ठीक है. बस यही आयन्स बनेंगे. अब इसमें से इस कॉम्प्लेक्स में से अगर हम कहें ना कि Fe 2 देगा और CN देगा, नो, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास होता है ना ये कभी भी आयोनाइज नहीं होता है. दिस एंटिटी डू नॉट आयोनाइज और डू नॉट डिसोशिएट.
सो हमारे पास सिर्फ काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स एंटिटी जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वो सिर्फ वो हमारे पास एज अ आयन मिलती है, लेकिन डबल सॉल्ट में ऑल द आयन जितने प्रेजेंट है वो सारे आयनाइज हो जाते हैं. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स. So this was about Werner's theory. Let's move to the VBT, which is known as valence bond theory. So next theory is valence bond theory. In this theory, the metal atom or ion under the influence of ligands can use its valential orbitals use करते हैं इसमें and they form hybrid orbitals. ठीक है, hybridization क्या होता है? In which जो ऑर्बिटल्स जिनमें लगभग सिमिलर सी एनर्जी होती है ना, वो सेंट्रल मेटल एटम के वो वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और वो एक इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, इक्विवेलेंट एनर्जी का एक ऑर्बिटल बना लेते हैं. जैसे कि अगर 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो इट वुड गिव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4. टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक एस का और 3 पी के ऑर्बिटल, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई. इस टाइप में हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल रहेगी. एक और हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो अगर इसमें हाइब्रिडेशन dsp2 या sp2d ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन होंगी तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा. टेट्राहेड्रल होता है जिसमें 109.5 डिग्री का एंगल होता है, सब इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे होता है. स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? मेटल है और वो एज अ प्लेनर है. ठीक है, और 4 लिगेंड्स एज अ स्क्वायर में लगे हुए हैं. 5 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है मतलब 5 लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल क्या है? sp3d. इट इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल. ट्रायगोनल बायपिरामिडल में क्या होता है? मेटल होता है, ये ट्रायगोनल प्लेन में होता है 120 डिग्री और 1 अबव एंड 1 बिलो द प्लेन होता है. सो दिस इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल. 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास 2 पॉसिबल है, sp3d2 और d2sp3. sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है, दोनों ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन अगर d हम बाहर लगा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ऐसा क्यों बोलते हैं? वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. और अगर d हम अंदर लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. Now it is usually possible to predict geometry of a complex from knowledge of its magnetic behavior. कहते हैं कि हम ज्योमेट्री भी आइडियलाइज कर सकते हैं, ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर. मैग्नेटिक बिहेवियर भी हम देखेंगे एक एक एग्जाम्पल के थ्रू. अब पहले एग्जाम्पल हमने जो इसमें लिया ना वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हमारा 6 होता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है. कोबाल्ट जो है वो कितने लिगेंड से अटैच है? NH3 6 अमीन है हमारे पास यहाँ पे विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3+. इसका मतलब जो यहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट है वो 3+ चार्ज में. कोबाल्ट का एक्चुअल में क्या होता है? हमारे पास 27 एटॉमिक नंबर होता है. 27 में वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? 4s2 3d7 होती है. ठीक है. अब 3+ चार्ज होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. अब 3 इलेक्ट्रॉन ना आप ये मत करना 3d में से निकाल दे, नहीं. लास्ट सबशेल कौन सी हमारी? 4s है. पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में से निकलेंगे, 2 चले गए, एक और निकालना है हमें तो 3d7 में से निकल जाएगा. तो अब बचेगा हमारे पास कोबाल्ट 3+ में ओनली 3d6. ठीक है. 4s भी 0 है और 4th शेल है इसमें तो 4p 4d सब 0 0 है. तो यहाँ पे 3d में 6 है, 4s में 0, 4p में 0. अब जो 6 लिगेंड है ना, 6 लिगेंड क्या करते हैं? एक लिगेंड एक लोन पेयर देता है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. अब इसमें इस कॉम्प्लेक्स में इट वाज फाउंड दैट इट फॉर्म्स अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ d2sp3. जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है विद NH3 इट फॉर्म्स अ d2sp3. अब देखो ये ना जो कॉन्सेप्ट है, इसने d2sp3 क्यों लिया, sp3d2 क्यों नहीं लिया? इसका रीज़न है जो NH3 है ना ये वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सॉरी, बट स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का कॉम्प्लेक्स ना VBT ने नहीं दिया था, वो CFT ने दिया था जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी. ठीक है. बट इसको ध्यान रखने का तरीका मैं बता रही हूँ. ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देते हैं.
तो पेयर अप होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए, मतलब ये यहाँ शिफ्ट हो गए। तो हमारे पास ये जो पीछे के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये वेकेंट हो जाते हैं, खाली हो गए। हमें टोटल 6 चाहिए, ठीक है। 6 के लिए पॉसिबिलिटी या तो D2sp3 है या sp3d2 है। यहाँ पे जब हमारे पास D के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, ठीक है, तो हम उन्हीं को यूज़ कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है ना, वो ये बनती है। तो फिर है हमारे पास, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर अप हो गए 3D वाले जो थे। फिर बचे हुए जो ऑर्बिटल्स थे वो इक्विवेलेंट एनर्जी के बन गए, ये डीजेनरेट हो गए 6 के 6 ऑर्बिटल। तो 6 के 6 ऑर्बिटल हमें एक साथ ही दिखाने हैं, अलग अलग नहीं दिखाएंगे। 6 पूरे वेकेंट है। अब क्योंकि ये वेकेंट है, तो जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनने के टाइम पे जो 6 ऑर्बिटल ये ऑक्यूपाई हो जाएंगे। ये तो ऑलरेडी मेटल के हैं डी वाले, ठीक है। अब जो हाइब्रिडेड ऑर्बिटल थे ये सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे किससे, NH3। तो ये एक पेयर एक NH3 ने दिया, दूसरा पेयर दूसरा अमीन देगा, तीसरा अमीन देगा, 4th अमीन, 5th अमीन और ये 6th अमीन। तो जो 6 के 6 पेयर्स हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसने दिए हैं, ये फ्रॉम 6 अमीन ग्रुप, ठीक है। और 6 अमीन लिगेंड्स ने दिए हैं हमारे पास। तो इस तरीके से इसकी जो कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन आई है वो क्या आई है हमारी, D2sp3। इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इसे, जब भी आपका जो D यूज हो, D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो कौन सा हो, N-1D हो और NS2 और NP3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, N-1D जब भी यूज़ होगा ना, मतलब जो लास्ट सबशेल है उससे कम D यूज़ हो रहा है, तो उसको हम हमेशा इनर ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। अभी जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें अगर आप देखो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सारे क्या है, स्पिन पेयर्ड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पिन पेयर्ड, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे पेयर हैं, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। ये लो स्पिन मतलब इसमें जो स्पिन है ना वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो जो फाइनल स्पिन बचेगा वो हमारा ऑलमोस्ट 0 है इसमें। इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका क्या होता है, 0 होगा। और मैग्नेटिक नेचर की बात अगर हम कहें तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड जब भी होते हैं, मतलब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो जो मैग्नेटिक नेचर बचता है दैट इज नोन एज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वो कंपाउंड होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। अब कोबाल्ट का एक और कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास इनर ऑर्बिटल की बजाय ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देखो इसमें भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसमें भी +3 कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी सेकेंड वाली वीडियोज़ में एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन 3d6 होता है, 4s0 4p 4d0 है इसमें। अब वीबीडी में ये पाया गया कि जो फ्लोरीन है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कराता। जब पेयर अप होंगे नहीं तो यहाँ वाले जो D2 हैं ये वेकेंट होंगे ही नहीं। जब ये वेकेंट होंगे नहीं, बट वी हैव टू फिल दी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें 6 ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए ही चाहिए। तो वो कौन से वाले, अब D यूज़ होंगे, बाहर वाले, ठीक है। तो जब D ऑर्बिटल बाहर वाला यूज़ हो, मतलब जो N, जिस प्रिंसिपल नंबर का N यूज़ हो रहा है वही P है और वही D हो, तो इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ना, वो बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑल दी 6 ऑर्बिटल वुड मेक अ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट वुड मेक COF6। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर आए हैं ये सारे किसने दिए हैं, फ्लोरीन आयंस ने दिए हैं।
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल ही है ये भी। अब अगर इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन फ्री। इसमें जो स्पिन है ना वो पेयर्ड अप नहीं है, दीज आर स्पिन फ्री, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होते हैं, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा अट्रैक्शन। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर फाइंड करने के लिए पूछ जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, एंड म्यू √n+2। n जो होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं हमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं अनपेयर्ड ये रहे। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ 4 यू विल एबल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट ऑक्टाहेड्रल में y d2sp3 और sp3d2 ये दोनों हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है। नेक्स्ट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा होता है, एक में डी यूज होता है, एक में डी यूज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से। ठीक है, बट ये चीज़ ना वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं की थी। सो फॉर एग्जाम्पल एक निकल का कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन, तो निकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो पॉजिटिव है। ये ध्यान रखना, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकलेगी या तो वो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, नेगेटिव में कभी नहीं होगी। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब ऑर्बिटल्स ऑफ निकल 2+ में निकल होता है एक्चुअल में हमारे पास 3d8 4s2। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर 4s के निकल गए, हमारे पास बचा सिर्फ 3d8। तो 3d8 हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए इन 3d ऑर्बिटल। 4s और 4 भी हमारे पास वेकेंट है। अब क्लोरीन जो होता है ना वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये इन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को ना पेयरअप नहीं करा पाता। सो पेयरअप नहीं होगा, ये 3d एज इट इज़ रहेगा। हमें 4 लिगेंड्स है, मतलब 4 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए, तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स कौन से यूज़ होंगे, एक s का यूज़ हो जाएगा और 3 p के यूज़ हो जाएंगे, और ये बना लेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन्हीं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक क्लोरीन एक पेयर ऑफ लिगेंड्स देगा, तो हमारे पास 4 क्लोरीन है, वी विल गेट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम 4 Cl- ions. सो इट इज़ फॉर्मिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर नहीं है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नेटिक नेचर कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, हाई स्पिन का मतलब होता है कि जनरली मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। ठीक है, और अब आपको अगर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो अगेन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला m/n+2 अंडर रूट दिस, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी में ही हमारे पास अगर ये दोनों लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है पेयर अप हो जाते तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती, फॉर एग्जाम्पल NiCN4 होल ट्वाइस, दैट इज NiCN4 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी जो निकल है वो हमारा 2+ में प्रेजेंट है, मतलब लास्ट इज 3d8। अब साइनाइड जो होता है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप करा दिए, तो एक ऑर्बिटल खाली बच गया, वी नीड 4 ऑर्बिटल, तो एक डी का यूज होगा, एक एस का और 2 पी के। सो हाइब्रिडाइजेशन बन गई DsP2। चारों में 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, एक हर एक पेयर एक CN ग्रुप से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। और कैसा है इसका, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब मैग्नेटिक नेचर कैसा है इसका, डायामैग्नेटिक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं हम।
मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो इसका क्या आएगा, इसका तो साफ साफ दिख रहा है, n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं हमारे पास, 0 है, तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो d है ना, पॉसिबल जनरली d जो होता है अंदर वाला ही यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि अगर हमें बाहर वाला d यूज़ करना है ना, तो 4s और तीनों p भी तो पेयर होंगे, तभी जाके तो d का नंबर आएगा ना। तो जनरली sp2d ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, ये बहुत रेयर होती है, ऐसा नहीं है होती नहीं है, होती है, बट अभी के 12th लेवल से वो ऊपर है, ठीक है। सो अभी जितने भी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे जिसमें स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन है, दैट वुड बी मेजरली dsp2, ठीक है। ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि d जो है वो हमेशा n-1 का ही यूज हो रहा है। सो दिस वॉज अबाउट दी VBT थ्योरी, जिसने हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया दैट हाउ दी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मिंग, उसमें डिफरेंट ज्योमेट्रीज क्यों हैं, और वाई द कंपाउंड इज मैग्नेटिक, डेटा भी काफ़ी कुछ दिया है। बट मैग्नेटिक डेटा में हमारे पास सिर्फ क्या था कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। सो लिमिटेशंस VBT की भी काफ़ी थी, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशंस, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। देखो क्वांटिटेटिव जो मैंने आपको बताया ना, मैग्नेटिक डेटा आप ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, बट इसका कोई फॉर्मुलेशन या फिर इसका मैग्नेटिक डेटा सिर्फ इतना ही होगा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इतनी होगी, इट वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर्स होते हैं वो क्यों आ रहे हैं। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नॉट एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जिसकी वजह से पेयरिंग होती है या नॉन पेयरिंग होती है, ठीक है। सो दीज वर द मेजर लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे क्वेश्चन आ ही जाता है, लाइक फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं VBT पे। सो आज की जो मेरी वीडियो थी वो यहीं तक थी, जिसमें हमने कवर किया है वर्नर्स थ्योरी एंड डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स एंड VBT। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना CFT के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप you have liked my video. So please like and share it and subscribe my channel for more videos. Okay, so मिलते हैं next video में.